Hello everybody, Namaskar, this is Vikas Kumar. Welcome to our channel The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian Economy previous year question series right from 2011 से 2024. हमारा अभी तक पिलर 1 हो गया है. पिलर 1 क्या था? बैंकिंग एंड फाइनेंस. पिलर 2 भी हो गया. पिलर 2 क्या था? बजट फिस्कल पॉलिसी, यही था ना. पिलर 3 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा. पिलर 3 था आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. नाउ इस वीडियो इस लेक्चर से वी आर स्टार्टिंग विद पिलर 4 जो कि है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, अगर आपको जैसे ये तीनों लेक्चर का, ये तीनों पिलर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है. सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप फॉर पीडीएफ्स एंड फॉर फर्दर अपडेट्स. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. नाउ ये तो हमने देख ही लिया, ये हमारा कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है. सो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 24 क्वेश्चंस. पहला सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर. तो पहले एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर 11 4A सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर. पहला क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम 2024. ध्यान से समझना है एंड पढ़ना है. विद रेफरेंस टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. इस साइड आपको इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा हुआ है एंड वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से सेक्टर का है ये आपको बताना है. ठीक है, जैसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या ये सेकेंडरी सेक्टर है? नहीं है. सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है आप बताओ? सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का बात करते हैं, राइट. तो ये स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? ये एक सर्विस बेस्ड एक्टिविटी है. सर्विस बेस्ड एक्टिविटी, तो सर्विस बेस्ड एक्टिविटी है तो ये कौन से अंडर में, कौन से सेक्टर में आएगा? तो ये टर्शियरी सेक्टर में आएगा, राइट. क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. टर्शियरी आपको होता है सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में. एंड प्राइमरी में क्या आएगा? तो एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा कुछ आएगा. ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, पहला जो है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये टर्शियरी सेक्टर में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. नाउ डेयरी फार्म, प्राइमरी, ये सही है. डेयरी फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, राइट, एज इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कहने का क्या मतलब है? मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम लाइफ स्टॉक. तो आप बताओ क्या इसको कहा जा सकता है डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स? क्या ये सिमिलर नहीं हुआ कि आप लाइफ स्टॉक से मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है? दिस इज सिमिलर टू डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड वही तो प्राइमरी सेक्टर में आता है. तो सेकेंड वाला सही है, डेयरी फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर. इसको और समझिए अच्छे से. स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ना, स्टोरेज इज सर्विस बेस्ड एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर सर्विस सेक्टर, दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर्स. व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, रादर देन डायरेक्ट प्रोडक्शन. तो फर्स्ट वाला गलत था, सेकंड वाला सही है. थर्ड, मिनरल एक्सप्लोरेशन. ये आप बात बताओ, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी होगा या प्राइमरी होगा? प्राइमरी होगा. प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है मिनरल एक्सप्लोरेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, ओर्स, है ना. प्राइमरी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा. फोर्थ देखो, वीविंग ऑफ क्लोथ, सॉरी वीविंग क्लोथ, ये तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो इट फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, ये सही है. इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सही है. तो सही कौन कौन सा हुआ? 2 and 4, दैट इज ओनली 2. ये जो इस प्रकार का ऑप्शन दे रहा है ना, इसके कारण क्वेश्चन टफ हो रहा है. लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड चीज़ों को आसान भाषा में समझ पा रहे हैं कि क्या है कैसे है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग आराम से. ठीक है, एंड बहुत मतलब इसको टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में आप रखोगे क्या? नहीं रखोगे. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2024. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, इसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं इस तरीके का क्वेश्चन, एंड आप नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ते हो, राइट. एंड कोकोआ प्रोड्यूसर मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ अतरंगी सा नहीं पूछ रहा है. ये जो वही पूछ रहा है जो आपको एनसीईआरटी वगैरह या कोई भी स्टैंडर्ड बुक में आप पढ़ते हो. एंड हम पहले भी बताए कि जो चीज़ नहीं है या नहीं मिलता है वो हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ तो थोड़ा सा टफ जाता है, नहीं मिलता है स्टैंडर्ड बुक्स, तो फिर कैसे सॉल्व करना है. लेकिन इस तरीके का आपको स्टैंडर्ड बुक में इंफॉर्मेशन मिल जाता है. ठीक है, सो आइवरी कोस्ट, घाना, दीज आर टॉप 2 कोकोआ प्रोड्यूसर सप्लाइंग ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कोकोआ. Cocoa is mainly grown in tropical region near equator. Other major cocoa producers कौन कौन सा है?
तो वेस्ट अफ्रीका डोमिनेट्स द ग्लोबल कोकोआ प्रोडक्शन अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। एंड अगर मेजर कोकोआ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का बात करें तो पहला तो आपको आइवरी कोस्ट हो गया, दूसरा घाना हो गया, तीसरा नाइजेरिया, चौथा कैमरून। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कोटे डी आइवोर एंड घाना। ठीक है, ये देखो, अगर नहीं पता है इन्फॉर्मेशन अभी गैदर कर लीजिए। आगे अगर रिपीट होगा क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं भी होगा ना तो हो सकता है किसी स्टेटमेंट में पूछ ले। ये 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, देखो ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, राइट, जहां पे मार्जिनल फार्मर्स, समझिएगा ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है वेयर मार्जिनल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर टू पूल रिसोर्सेज। किस लिए रिसोर्स को पूल कर रहे हैं? टू कंडक्ट द लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। आया बात? सो फार्मर एक तरीके का, हम कह सकते हैं कि फार्मर जो है एक तरीके का ग्रुप, एक तरीके का कोऑपरेटिव फॉर्म कर रहे हैं टू सिंक्रोनाइज, टू हार्मोनाइज द फार्मिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एंड दैट टू एट लार्ज स्केल। कैसे फार्मर? मार्जिनल फार्मर। तो वही स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अब ठीक है, ये हम लोग समझते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि जो स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, आप बताओ। स्मॉल फार्मर हैव लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, कैपिटल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। कहाँ से पैसा आएगा इसके पास? समझिए ना, इनके पास इतना पैसा है, जब पैसा नहीं है तो लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होगा लैंड को लेके, कैपिटल को लेके, मशीनरी को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके। एंड जब ये सब चीजों का लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होगा स्मॉल फार्मर्स को, तो प्रोडक्टिविटी कैसा होगा? लो। प्रॉफिटेबिलिटी कैसा होगा? लो। क्यों? क्योंकि फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, छोटा सा लैंड है, उसमें ये क्या टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन यही मान लो कि इनका लैंड, इनका लैंड, इनका लैंड, इनका लैंड, ये सबका जो जमीन है, लैंड है, इसको अगर मिला दिया जाए तो एक बड़ा सा लैंड हो जाएगा। तो वहां पे कैपिटल लगाना, मशीनरी लगाना, टेक्नोलॉजी लगाना पुरता है ना। तो ये जो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड है, इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा? इस अप्रोच का एडवांटेज क्या होगा? कलेक्टिव स्ट्रेंथ, कि जो हर फार्मर का जो अपना इंडिविजुअल लेवल पे लिमिटेशन था, एक साथ होने से वो क्या हो गया? खत्म हो गया। एफिशिएंसी बढ़ गया ना, लैंड यूज, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, मार्केट एसेस, बार्गेनिंग पावर ज्यादा आ गया फॉर इनपुट्स, फॉर सेलिंग द प्रोड्यूस। आया बात समझ में? सो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड अप्रोच हेल्प्स द स्मॉल स्केल फार्मर्स improve productivity and profitability। कैसे? by working together as a single large unit, ensuring better resource use and economic benefits। ठीक है, अब इतना सब कुछ पढ़ा हमने। अब आप ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। आपके पास पीडीएफ तो रहेगा, आप बाकी ऑप्शन पढ़ लेना, लेकिन जो हमने समझा उसके बेसिस पे ऑप्शन बी को पढ़िए। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स and synchronize and harmonize selected agricultural operations। उसी चीज को हमने बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में यहाँ पे समझा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। अब ये बार बार इस क्वेश्चन या ये एक्सप्लेनेशन से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? हम समझाना ये चाह रहे हैं, एंड शुरू से हम मतलब यही बात बार बार कह ही रहे हैं कि जो भी टर्म वगैरह न्यूज में आप पढ़ रहे हो ना, एंड इस तरीके का टर्म पीटी 365 और विजन आईएएस में भी बहुत ज्यादा मतलब कवर किया हुआ है। तो जब आप इस तरीके के टर्म को पढ़ते हो तो आप कोशिश करो कि आप उसको अपने भाषा में समझ लो। बहुत पीएचडी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी मार्जिनल फार्मर का बात कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? देखिए, मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी। इस तरीके का तो कोई बात ही नहीं है ना। अभी सिंपल सा बात है, बहुत सारे फार्मर आ रहे हैं मिलके, उनका जब जमीन ऐसे इकट्ठा कुछ हो जा रहा है, बड़ा सा फील्ड, तब वो उस पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। दैट्स इट, आंसर इज बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2023 का क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड्स। दूसरा, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। अब आप इसमें से एक बात बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप 100% सही कहोगे। यही चीज सोचना है। हालांकि देखो, इस तरीके का ऑप्शन फिर से हम वही बताना चाह रहे हैं कि डिफिकल्ट कर दिया है, लेकिन इसमें से 1 2 3 में से सबसे आप मतलब किसको सही बोलोगे? देखो, 3 पक्का सही होगा, क्योंकि कोई तो ट्राइबल पीपल होंगे ना। क्या जो यूपीएससी क्वेश्चन सेट किया है इसको सब ट्राइब्स के बारे में पता है?
अरे कोई तो ट्राइब होगा जो नाइजर यूज कर रहा होगा। ये स्टेटमेंट गलत कैसे हो सकता है? गलत होने के लिए मतलब यूपीएससी पूरा जांच पड़ताल करेगा ना। अगर एक ट्राइब भी अगर यूज कर रहा होगा तब तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर यूपीएससी इस स्टेटमेंट को गलत मान रहा है तो। अब ये चीज ना टेक्स्ट बुक पढ़ के नहीं पता चलेगा, ये चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखने से आपको समझ में आएगा कि कोई तो ट्राइब होगा ना इंडिया में जो नाइजर सीड ऑयल को कुकिंग के लिए यूज कर रहा होगा, ठीक है। सो नाइजर सीड ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग बाई सम ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। द ऑयल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट का बात करें, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप, दैट इज इट इज शोन इन रेनी सीजन, ये भी सही है। कहाँ कल्टीवेट किया जाता है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ड्यू टू सुटेबिलिटी टू मॉनसून कंडीशन। एंड नाइजर सीड्स पे भी गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एमएसपी प्रोवाइड करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करता है, राइट, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? ऑल द थ्री। अब ये जब क्वेश्चन पूछा गया या एक इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन और पूछा गया, वो हम लोग देख लेंगे। एमएसपी पे बहुत सारे क्वेश्चन है, राइट। तो अभी हम लोग जब उसको देखेंगे ना तो हम आपको एमएसपी भी मतलब काम भर आपके काम भर का हम आपको समझा देंगे एमएसपी वगैरह क्या होता है, ठीक है। पढ़ना है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है। अभी फॉर टाइम बिंग ये समझ लीजिए 1 2 3 तीनों सही है। अब जब ये पूछा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है क्या एमएसपी नाइजर सीड्स के लिए, एंड इसी तरीके का एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि ये सीड्स में से कौन से सीड्स पे एमएसपी दिया जाता है, कौन से पल्सेस पे, ऐसा कुछ तो पूछा। तब से लोग वो सीड्स का नाम, क्रॉप का नाम रटवाने लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो हम आपको समझाए वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिस इज फ्रॉम 2021, वाटर क्रेडिट एंड एमएसपी वगैरह के बारे में घबराना नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समझिए वाटर क्रेडिट क्या है? इट इज अ प्रोग्राम दैट गिव्स स्मॉल लोन टू पुअर पीपल सो दे कैन बिल्ड toilets, water connections at home, right? This water credit initiative, this is the first program to use microfinance, that is the small loans, right? So this is the first program to use the microfinance for solving water and sanitation problems, ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, it puts microfinance tools to work in water and sanitation sector. This is correct. Water credit provides small loans to help people get clean water एंड टॉयलेट्स एट होम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला सही है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ WHO एंड वर्ल्ड बैंक। ये प्रोग्राम कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है नहीं, पहला बात। ये प्रोग्राम इन लोगों के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, ये भी ध्यान रखना है। तो फिर ये प्रोग्राम लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इट वॉज स्टार्टेड बाई water.org। क्या है ये water.org? इट इज अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन that works to provide safe and affordable water। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे सेकंड गलत तो हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते हैं सी, क्योंकि सेकंड यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। अब आप एक बात बताओ, अभी हम कितने अच्छे से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सेकंड गलत तो ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। आप बताओ ना सेकंड गलत ये एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा? एंड क्यों, मतलब ये आपको सपना है क्या कि हाँ ये WHO एंड वर्ल्ड बैंक मिलके नहीं लॉन्च कर सकता? एकदम कर सकता है भाई। यही चीज मतलब ना यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है। यही चीज से सतर्क होना है। एंड क्या हो रहा है ना कि आप मतलब एकदम दूसरे जोन में हो, तो जैसे हम ये बात इस तरीके से समझाते हैं कि हाँ देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत था, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, हम लोग डायरेक्ट आंसर पे, सॉरी ये गलत, ये गलत, ये गलत, हम लोग डायरेक्ट सी आंसर पे पहुंच गए। आपको भी वाव फैक्टर लगने लगता है इसमें कि हम मतलब कुछ जादू कर दिए। अरे भाई समझना ये है कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि गलत है सही है। रियल एग्जाम में कोई तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना, 5 10 15 20 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो हो सकता है आप कभी सुने भी ना हो। तो जो आपको इस तरीके से समझा रहा है ना कि ये ऐसा तो नहीं होगा, WHO लॉन्च कैसे कर सकता है, तो वर्ल्ड बैंक लॉन्च कैसे, ये सब चक्कर में मत पड़िए। फिर क्या किया जा सकता है? समझदार बनना है, चीजों को सिंपल रखना है। नहीं पता था ना वाटर क्रेडिट के बारे में, अभी पता कर लीजिए। किसके द्वारा लॉन्च हो रहा है? water.org। क्या है ये? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। हो सकता है ये स्टेटमेंट सही हो, लेकिन व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट? एग्जाम में तो हम लोग को ऐसा फील होता है ना कि ऑल द करेक्ट होगा, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल द अबव आर करेक्ट। हमें तो यही चीज लगता है ना बार बार। तो 1 और 3 पे अगर आप सोच भी सकते हो कि ठीक है क्रेडिट का बात आ रहा है
तो चलो माइक्रो फाइनेंस पे थोड़ा सा तुक्का मार सकते हैं, तो 1 सही है, 3 सही है। व्हाट अबाउट सेकंड? तो कुछ लोग बोलेंगे क्या, ये भी समझाते हैं कुछ लोग कि अगर कोई संस्था का नाम दिया हुआ है तो पक्का गलत ही देता है। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है कि पक्का गलत देता है, वो कभी कभी मिनिस्ट्री वगैरह वाले क्वेश्चन में होता है, ठीक है। अभी फॉर टाइम बिंग आपको इस वाटर क्रेडिट के बारे में काम भर का इन्फॉर्मेशन मिल गया ना, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 3। क्वेश्चन 6, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। 2020 का क्वेश्चन है। 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। देखो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स देखे एज पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट कैसे है? तो सेफ 71%, क्रिटिकल 4%, सेमी क्रिटिकल 10%, ओवर एक्सप्लॉइटेड 15%। सो ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल यहाँ लिख रहा है 36%, जबकि ओवर एक्सप्लॉइटेड वाला 15% है, क्रिटिकल 4%, एंड ये दोनों अलग अलग है, तो ये गलत होगा, ठीक है। अब इसके इस ऑप्शन के बारे में ना, इस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। दिस इज करेक्ट। दिस वाज सेट अप अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 टू रेगुलेट एंड मैनेज द, नाम से पता चल रहा है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। सो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया। इट वाज क्रिएटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या ये सब पता होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कौन बॉडी है, कौन से एक्ट के तहत बना, बात खत्म। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया under groundwater irrigation in the world. This is correct. India has the largest groundwater irrigation system in the world, covering 39 million hectares. That is 67% of total irrigation. ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया इज द, ध्यान से सुनिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर ग्लोबली। ध्यान रखना है, ग्राउंड वाटर पे क्वेश्चन वगैरह पूछता है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर ग्लोबली, यूजिंग मोर वाटर देन यूएस एंड चाइना कंबाइंड। तो ये दोनों जितना मिलके कर रहा है ना, उससे ज्यादा इंडिया ग्राउंड वाटर को यूज करता है। एंड पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो फोर्थ एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है रेस्पेक्टिवली। पाकिस्तान फोर्थ, बांग्लादेश सिक्स्थ। हमारा अगर इस क्वेश्चन का बात करें, हम लोग इस क्वेश्चन का बात करें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, 2, 3 सही। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब एक बात को समझिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है कि जब भी इस तरीके का नंबर वाला फैक्ट होगा, ठीक है, तो वो गलत होता है। क्या कह रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जितना भी बच्चा मतलब प्रीलिम एग्जाम दे रहा होगा, मुश्किल से ये क्वेश्चन को 100% सही या गलत कौन बता सकता है? 1% बच्चा। इससे ज्यादा बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। हर बच्चा के लिए ये स्टेटमेंट टफ रहेगा, ठीक। अब थोड़ा सा समझिए कि ये 36% वाला जो बात है ना, ठीक, ये ट्राइबल वाला बात है। नाइजर सीड्स का ऑयल कुछ ट्राइब यूज करते हैं कुकिंग के लिए, ठीक उसी प्रकार का बात है कि अगर ये 36% of India's district are classified as overexploited और critical by CGWA, अगर ये डेटा गलत हुआ थोड़ा बहुत भी, तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी डेटा होता है, जैसे 15% के आसपास था, 4% के आसपास था, देखो कितना डिफरेंस लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर 100% आपको पता है कि हाँ क्या होगा आंसर, नहीं पता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, इस तरीके का नंबर वाला जो डेटा होता है वो गलत होता है। तो ये रिस्क हम लोग ले सकते हैं एग्जाम की। 1, 2, 3 पक्का होगा इसमें। एक तो वैसा ऑप्शन है नहीं 1, 2, 3 वाला, राइट। तो 2 और 3 होगा। 1 क्यों नहीं होगा? ये कारण क्योंकि नंबर वाला फैक्ट है यहाँ, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है, ठीक है। आपके काम भर का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, राइट। Now, question number 7. With reference to chemical fertilizers in India, consider the following statement. At present, the retail price of chemical fertilizer is market-driven and not administered by government. At present, the retail price of chemical fertilizer is market-driven. कि जैसा supply demand है उसके basis पे chemical fertilizer का retail price होता है. And this is not administered by government. ये statement गलत है. The government control the price of fertilizer. Government controls the price of fertilizers and provides subsidy, but it does not directly subsidize the production. जैसे यूरिया के केस में बात करें तो प्राइस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, राइट, एंड अ फिक्स सब्सिडी इज गिवन एज पर न्यू यूरिया पॉलिसी ऑफ 2015, राइट। सो प्राइस किसका कौन फिक्स कर रहा है? गवर्नमेंट, एंड फिर फिक्स सब्सिडी दिया जाता है। दिस इज अबाउट यूरिया। व्हाट अबाउट फॉस्फोरस एंड पोटाशियम? फॉस्फोरस एंड potassium subsidy is given based on nutrient content per kg, and this is as per nutrient based subsidy scheme 2010. ये सब मत ध्यान रखिए, बस ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? तो ये कारण है,
ये कारण है, बात खत्म। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर, यहाँ लिख रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, दिस इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया is produced from natural gas. This is correct na, ammonia is mainly made from natural gas, right? Fertilizer production uses 1.2% of world's total energy. Fertilizer production uses 1.2% of world's total energy, and 90% of that is for making ammonia, which is essential for nitrogen fertilizer. So ammonia is mainly made from natural gas. Second statement सही है। Third statement का बात करते हैं, sulfur which is a raw material for phosphoric acid fertilizer is a byproduct of oil refineries. Sulfur is a byproduct of oil refining and gas processing, and most crude oil contains sulfur which must be removed during refining process. ये आप कैसे मतलब सही कर सकते थे, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो हम लोग पढ़ते हैं रिफाइनरीज जैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या कह रहा है, सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। सल्फर इज यूज्ड इन फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर्स एंड दिस इज मेड यूजिंग वेट प्रोसेस। क्या होता है ये सब जानने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का बस जो हम बता रहे हैं बस इतना इतना दिमाग में रखना है, एक आइडिया लेना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, नेक्स्ट बार पूछेगा गड़बड़ नहीं होना है। तो फर्स्ट गलत, सेकंड एंड थर्ड सही है, आंसर क्या होगा हमारा बी। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, आप थोड़ा सा समझो, अगर कुछ नहीं होता, अगर आप ये स्टेटमेंट को अगर आप कट कर देते, अगर आपको पता होता कि नहीं फर्टिलाइजर का प्राइस जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, तो आप इस स्टेटमेंट पे आराम से आप जा सकते थे। क्यों हम कह रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए? जीएस पेपर 3 सब्सिडी एक इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक है ना, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब 2 एंड 3 है, तो ये 3 क्या आपको सही गलत वाला बात नहीं है? क्या सल्फर जो है वो ऑयल रिफाइनरी से निकलता होगा? नहीं निकलता होगा, खुद से सोचिए ना। जैसे आप 1 गलत कर रहे हो, इसका मतलब 2 तो पक्का सही है ना बात, क्योंकि दोनों में 2 है, बी एंड सी में। 3 का जहां तक बात है, आप खुद से समझो कि क्या सल्फर ऑयल रिफाइनरी से एज अ पोल्यूटेंट, एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा होगा या नहीं निकल रहा होगा? निकल रहा होगा ना, तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। तो बहुत बार हम यही बात, एंड इसको ना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जहां पे डायरेक्ट तुक्का लग रहा है एंड फालतू का लॉजिक लग रहा है, ठीक है, जैसे वो वाटर क्रेडिट वाला था, वहां आपका पढ़ा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम का नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो मतलब समझ सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर कोई और फॉर्म में निकलता होगा कि नहीं निकलता होगा ऑयल रिफाइनरी से, सोचिए। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा समझदार होना होगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ के चल जाओ ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, एंड आप हर क्वेश्चन पे ये आप लगा नहीं सकते हो, हर क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए सारा कुछ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 का ये क्वेश्चन है। अच्छा, उसके पहले एमएसपी के बारे में थोड़ा सा देख ले, चलो फिर नहीं मतलब फिर हम लोग होगा कि आराम से सॉल्व करते रहेंगे 1 एंड 2। ये स्टेटमेंट वगैरह बाद में देखेंगे। एमएसपी देखो क्या है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, माने मिनिमम ना कि इतना तो सपोर्ट मिल रहा है, किसको सपोर्ट दिया जा रहा है ना, फार्मर्स को। सो दिस इज द रेट एट विच गवर्नमेंट बाइज क्या ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स टू प्रोटेक्ट द फार्मर फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन। क्या पता ग्रेन का प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए, तो सरकार बोलता है कि देखो इतना तो हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ही इन फॉर्म ऑफ पैसा, एंड दैट पैसा इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दिस इज द रेट एट विच गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर to protect them from price fluctuation. It ensures fair price. It ensures stable incomes for farmers. And ये MSP, अब ऐसा तो होगा नहीं कि निर्मला सीतारमन मैम आज सोई हुई हैं, अगले दिन सुबह उठी, उनको सपना आया कि अच्छा ठीक है ये क्रॉप का इतना प्राइस MSP फिक्स करते हैं। कोई तो बॉडी रिकमेंड कर रहा होगा। कौन कर रहा है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। दिस कमीशन, दिस बॉडी रिकमेंड्स MSP टू द गवर्नमेंट, एंड ये बॉडी के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट फिक्स करता है। फिक्स कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इस कमीशन के बेसिस पे गवर्नमेंट फिक्सेस MSP फॉर 23 क्रॉप्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय CACP। आया बात समझ में? फिक्स कौन कर रहा है? सरकार। रिकमेंड कौन कर रहा है? CACP। MSP क्या है? रेट एट विच गवर्नमेंट बाइज ग्रेन फ्रॉम फार्मर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। थोड़ा रैप जैसा हो गया, ठीक है। इट इंश्योर्स फेयर प्राइस, स्टेबल इनकम फॉर फार्मर्स। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझ गया MSP। आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, जब और अभी बहुत सारा क्वेश्चन है MSP पे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग गया MSP को लेके। चलो अब पहला देखो, इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स
pulses and oilseeds. In case of all cereals, pulses, oilseeds, the procurement at MSP is unlimited in any state UT of India. This statement is incorrect. Central agencies जैसे NAFED, central agencies जैसे FCI, it produce only when market price falls below MSP. Procurement limit is up to 25% of total harvest. आया बात समझ में? So unlimited है क्या? नहीं है। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देखिए, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट UT at level to which market price will never rise. देखो समझना है ना, ये स्टेटमेंट को समझना है। फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहे कि इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द MSP is fixed in any state UT at a level to which market price will never rise. समझिएगा, CACP consider many factor right before recommending MSP टू द गवर्नमेंट। अब CACP जैसे निर्मला मैम को सपना नहीं आ रहा होगा, वैसे ही CACP को तो सपना नहीं आ रहा होगा, ये भी बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर कर रहा होगा ना, एंड वो फैक्टर को कंसिडर करके ये MSP डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो वो फैक्टर्स है जैसे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, कि भाई कल्टीवेट करने में कितना पैसा लगा उसको, फार्मर को, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, मार्केट प्राइस कितना है उस क्रॉप का, एंड कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर MSP जो होगा वो यूनिफॉर्म होता है अक्रॉस द कंट्री, बट देयर इज नो रूल ensuring market price will never rise above MSP. MSP के ऊपर मार्केट प्राइस जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा? मार्केट प्राइस तो MSP के ऊपर जा ही सकता है ना। मार्केट प्राइस तो सप्लाई डिमांड पे बेस्ड है। अगर मार्केट प्राइस से नीचे चला गया एंड मार्केट प्राइस से ऊपर जाए, ये तो अच्छा है ना फार्मर के लिए। MSP एक क्या है, एक ऐसा रेट है ना जिसपे सरकार खरीद रही है, मतलब इससे नीचे तो कोई नहीं खरीद सकता है। अगर ऊपर है मार्केट प्राइस, MSP से ऊपर है, तो ये तो अच्छा बात है। फिर सरकार क्यों खरीदेगी? किसान डायरेक्ट इनको नहीं बेचेंगे मार्केट में जाके। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट गलत है। मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, काहे? एकदम राइज करना चाहिए एंड करता है, एंड देयर इज नो एनी फिक्स रूल एज सच दैट इंश्योर कि मार्केट प्राइस विल नेवर राइज अबव MSP। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जो बात समझाएं वही बात यहाँ लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। अब ये क्वेश्चन आपका स्किल चेक कर रहा है, आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा है। ठीक है, MSP के बारे में हमको पता है, ठीक है, क्या होता है। अब आप एक बात बताओ, हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर्स है या कौन सा ऐसा पॉलिसी है जो कि ये राइस है, मेरा चावल है, ये चावल के प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है। MSP करेगा, एकदम करेगा। कैसे करेगा आप बताओ? देखो MSP क्या है कि भाई देख, इतना प्राइस, ये अगर MSP है तो सरकार तो बोल रहा है ना कि देखो अगर इस प्राइस से नीचे गया ना राइस का प्राइस तो सरकार खरीद लेगा, अगर इससे नीचे गया तो सरकार खरीद लेगा, अगर इससे ऊपर है तो किसान सरकार को क्यों बेचेगा? सरकार को बेचेगा किसान। ये किसान है, ठीक है, ये सरकार को कब बेचेगा? जब किसान को लगेगा कि चावल का दाम बहुत नीचे आ गया, यहाँ आ गया, तो बोलेगा कि सरकार को कि आप खरीद लो। लेकिन जब चावल का दाम ऊपर है, MSP से ऊपर है, तब ये किसान किसको बेच देगा? डायरेक्ट मार्केट में बेचेगा, राइट। अब आप एक बात बताओ, ये ट्रेडर है जो कि चावल खरीदने वाला है किसान से। अब वो ट्रेडर कभी भी MSP, मान लो ऐसे समझना, सिर्फ समझने के पर्पस है, ठीक है, मान लो 10 रुपए, हाँ ऐसे ही समझने ही के पर्पस है ना, है ठीक है, 10 रुपए kg है, पर kg MSP है चावल के लिए। तो क्या ट्रेडर 9 रुपए में चावल खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। 9 रुपए में खरीदेगा तो किसान बोलेगा कि भाग यहाँ से, हम सरकार को बेच देंगे। समझ में आया बात? तो ट्रेडर क्या करेगा? बोलेगा ठीक है 11 रुपए में हम आपसे खरीद ले रहे हैं। तो MSP डिटरमाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ऐसे सरफेस लेवल पे सोचोगे कि MSP कैसे डिटरमाइन कर सकता है, तो फिर गलत हो जाएगा, ये समझना पड़ेगा। तो जो राइस का प्राइस है ये MSP के कारण भी डिटरमिन होता है। यहाँ तक ठीक है बात? गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, क्या गवर्नमेंट की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं ये डिसाइड करता है? एकदम करता है ना। कैसे नहीं करेगा बताओ? गवर्नमेंट बाइज एंड सेल्स राइस टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस। अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है कि राइस मार्केट में कम है, तभी तो प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो सरकार क्या करेगा? सरकार अपने स्टॉक को ऑक्शन करने लगेगा, सेल करने लगेगा, ताकि मार्केट में और प्राइस आए एंड प्राइस जो हो वो राइस का कम हो। तो ये भी डिटरमाइन करता है। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग ये भी करेगा, यही तो लॉजिक हो गया ना। गवर्नमेंट स्टोर राइस व्हेन प्राइस आर लो, जब प्राइस कम है तो सरकार क्या करता है? स्टॉक में रख ले रहा है ताकि मार्केट में कम हो राइस। अब वो मार्केट में कम होगा राइस तो क्या होगा? उसका प्राइस बढ़ जाएगा। एंड ये स्टॉक कब रिलीज करता है? जब प्राइस बहुत ज्यादा गया हुआ है, तो फिर मार्केट में सरकार क्या करता है? स्टॉक रिलीज कर रहा है। उससे होगा क्या? उससे मार्केट में बहुत सारा राइस हो गया, फिर से प्राइस कम हो जाएगा। एंड सो दिस हेल्प स्टेबलाइज
prices for both farmers and consumers. So ये भी सही है. Consumer subsidies, subsidized food distribution. Does this factor affect the price of rice? बताओ, समझना. Government provide cheap rice at fair price shop, ration shop. किसको? To poor consumers, है ना? And so this reduces the demand in the open market. क्योंकि पुअर कंज्यूमर को प्राइस कहाँ से मिल गया? यहाँ से मिल गया. तो ओपन मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. होगा. तो अगर ओपन मार्केट में डिमांड कम हो गया तो क्या इसका प्राइस चेंज नहीं होगा? तो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा. सो फोर्थ भी सही है. आंसर क्या होगा? 1 2 3 4. होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा क्या है ये. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हम. चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? ये 2020 का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? इंडिया में एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप किसको कहोगे? 1 से 6 तक दिया हुआ है, आप किसको कहोगे? पहले तो ये बताओ पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये समझ ले, तब तो फिर समझ लेंगे ना कि किसको कहेंगे नहीं कहेंगे. ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है? मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑन sector that provide long term benefits to the public. long term benefits to the public. Public investment क्या कहा जाएगा? Money spent by government on sectors that provide long term benefits to the public. पहला पढ़िए. Fixing minimum support price for agricultural produce of all crops. ये तो सिर्फ फार्मर्स को बेनिफिट कर रहा है and that too for shorter time, shorter period. अभी आपको समझ में आएगा ये ऑप्शन क्यों गलत है. ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा हम लोग जैसे बाकी पढ़ेंगे. लॉन्ग टर्म बेनिफिट का बात कर रहे थे ना. देखिएगा सेकंड, देखिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीएसीएस दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज. प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज का अगर कंप्यूटराइजेशन होता है तो उससे होगा क्या? उससे एफिशिएंसी बढ़ेगा फार्मर का, ट्रांसपेरेंसी आएगा. एंड जब भी इस तरीके का चीज होता है तो लॉन्ग टर्म ही बेनिफिट्स का बात हो रहा है ना, कि आज नहीं समझ में आ रहा है, लंबे समय में बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, तो सेकंड तो सही होगा. थर्ड देखिए, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट. सोशल कैपिटल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन द फार्मर कोऑपरेटिव्स, रूरल इंस्टीट्यूशंस. सो ये भी सही है. फोर्थ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स. फिर वही बात, जो कारण से आप फर्स्ट को गलत किए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर, वो भी तो मतलब गलत हो जाएगा ना, फिर वही रीजन होगा. इट हेल्प इंडिविजुअल फार्मर बट डज नॉट इम्प्रूव एग्रीकल्चर एज होल. इम्प्रूव कर रहा है क्या? ये तो इंडिविजुअल फार्मर्स को मदद कर दिया, ठीक है बात, लेकिन इन जनरल मदद हुआ सबका? नहीं. एग्रीकल्चर एज अ होल इम्प्रूव हुआ? नहीं. फिर समझिए, वेबर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय बैंकिंग सिस्टम. इट प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ बट डज नॉट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, डज नॉट इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये भी गलत. फार्मर्स वाला, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला गलत, वेवर वाला गलत. सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द फार्मर, एकदम मदद करेगा ना, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ये. इट हेल्प रिड्यूस द फूड वेस्टेज, इट इम्प्रूव द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना. तो अगर एक बार अच्छे से समझे तो पहला गलत हो गया भाई, कंप्यूटराइजेशन वाला सही था, सोशल कैपिटल सही था, फ्री इलेक्ट्रिसिटी गलत हो गया, वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन गलत हो गया, स्टोरेज वाला सही हो गया. तो कौन कौन सही हुआ? 2 3 and 6. 2 3 and 6 दैट इज आंसर इज सी. अब एक बात को समझिए, इतना हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है. अगर कुछ भी नहीं पता होता एंड आपको सिर्फ इतना पता होता कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये कभी हो सकता है क्या कि आप किसान का कर्जा माफ कर रहे हो, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा? समझिएगा, होगा नहीं होगा ना. फिफ्थ पक्का गलत होगा. हो गया ना गलत. आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए. 2 3 6 क्लियर है. भले ही अगर यही बात हम पहले बताते आपको तो शायद जब हम ये चीज आपको समझाते एक एक चीज तो आपके इंटरेस्ट का नहीं होता. ठीक है, मेरा मेहनत लग रहा है अभी, बहुत लग रहा है. एंड यू ऑल नो कि मतलब हम क्या ही बोले, बस जा रहा है, मेहनत लग रहा है, क्या व्यूज क्या ये. तो अगर ये चीज हम पहले आपको ऐसे तुरंत दिखाते ना तो आप शायद ये सब चीज पे आप फोकस नहीं करते. इसीलिए मेरा पर्पस था कि पहले हम इसको समझा दे, फिर देखो एग्जाम में तो सॉल्व करना है, राइट. अब होगा क्या? होगा ये कि जब कभी भी आप दूसरे क्वेश्चन दूसरे वीडियो के थ्रू अगर आप देख रहे हो ना तो डायरेक्ट लोग इस पे जंप कर रहे हैं, इस वाले स्टेटमेंट पे, एंड डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं कि देखो 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 डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे क्योंकि 1 2 एंड A B एंड D गलत है, ऐसे लोग समझा रहे हैं. लेकिन व्हाट अबाउट दीज लर्निंग, ठीक है. चलो ठीक है, यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो भी है हम आपको समझा दिए हैं. एंड क्यों ये MSP वगैरह ये सब क्यों नहीं कंसिडर किया जाएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो भी यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है. बिकॉज दीज थिंग डू नॉट क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड दीज मे कॉज फिस्कल स्ट्रेस, ठीक है. एंड बहुत कुछ अगर नहीं दिमाग में क्लिक कर रहा है, इतना तो समझो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव है तो किसान का लोन माफ करना मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों बोला जाता है कि ये
ठीक चीज नहीं है। एमएसपी कभी कभी हटाने का बात होता है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्रिटिसाइज किया जाने लगता है कि नहीं ये सही चीज नहीं है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर पॉजिटिव है तो हमको वैसे ऑप्शन देखने होंगे ना जो पॉजिटिव है। उस लॉजिक से भी आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। Question 11 is the economic cost of food grains to Food Corporation of India is minimum support price and bonus if any paid to the farmers plus। तो पहले अगर ये 2019 का क्वेश्चन है, पहले अगर हम ये समझ जाएं कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है तब हम बाकी भी समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसको इकोनॉमिक कॉस्ट कितना लग रहा है। तो कह रहा है कि एमएसपी है प्लस बोनस है प्लस और क्या है ये बताना है। एफसीआई प्रोक्योर कर रहा है ना, प्रोक्योर करने के लिए उसको कुछ कॉस्ट लग रहा होगा, तो वो कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट है। सो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? दिस इज द टोटल कॉस्ट incurred by Food Corporation of India in handling फूड ग्रेन्स। सो फूड ग्रेन को हैंडल करने के लिए एफसीआई के द्वारा जो फूड ग्रेन हैंडल हो रहा है उसमें एफसीआई को टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, दिस इज इकोनॉमिक कॉस्ट। सो इकोनॉमिक कॉस्ट के अगर कंपोनेंट को देखें तो इसमें क्या क्या आएगा? पहला आएगा आपको एक्विजिशन कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ बाइंग फूड ग्रेन्स। ये एक्विजिशन कॉस्ट में क्या क्या आता है? तो एमएसपी आएगा, ये वो प्राइस है जो फार्मर को दिया जाता है, प्राइस पेड टू फार्मर्स। और क्या आएगा? प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, एक्स्ट्रा कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हैंडलिंग, जैसे कि मंडी चार्जेस, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये कुछ आपको प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स हो गए। ये एमएसपी प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल इज एक्विजिशन कॉस्ट कि एफसीआई को खरीदने में, फूड ग्रेन को खरीदने में कितना टोटल पैसा लग रहा है, दिस इज एक्विजिशन कॉस्ट। अभी अक्वायर कर लिया तो अक्वायर करने में कितना खर्च लग रहा है, तो एमएसपी लग रहा है प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, मंडी चार्जेस एक्सेट्रा। दूसरा और कॉस्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। सिर्फ अक्वायर थोड़ी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कुछ चार्ज, मतलब कुछ और कॉस्ट लग रहे होंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन टू राशन शॉप। सो क्या क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली नहीं, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एकदम आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिर्फ नहीं, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन नहीं। तो ध्यान से देखिए, एमएसपी तो यहाँ लिख ही दिया है, कोई बोनस वगैरह है वो लिख दिया है, ठीक, प्लस और क्या आएगा? तो एमएसपी लिख दिया, बोनस वगैरह कुछ मिल रहा होगा फार्मर को वो लिख दिया। अब बचा क्या? प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ही डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम स्टोरेज करना है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राशन शॉप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें कुछ खर्च आ रहा है। तो ये सारा प्लस प्रोक्योरमेंट बच गया। तो वही तो सी में लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं ये सब? जीएस पेपर 3 एमएसपी, जीएस पेपर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 का ये क्वेश्चन है। The National Program for Organic Production (NPOP) is operated under guidelines and directions of Union Ministry of Rural Development। पहले भी हम बोले हैं, मिनिस्ट्री वगैरह अगर देता है तो बहुत ज़्यादा चांस है गलत होने का। नहीं पता है, अगर एग्जैक्ट आपको पता है तब आप अपने नॉलेज के बेसिस पे जाना, अगर नहीं पता है फिर भी रिस्क लेना है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है एंड गलत है ये। NPOP इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय रूरल डेवलपमेंट, ना ही ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MPOP इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एंड ना ही ये ऑपरेट करता है अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, राइट। इंस्टेड इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मान लो ये नहीं भी पता है, लेकिन आप इतने बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो कि आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि मिनिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं, है ना, हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रॉस अगर कर रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि 3 तो पक्का सही है, 2 चेक करना होगा। एंड दिस नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वाज लॉन्च्ड इन 2001 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द एग्रीकल्चर and processed food product export development authority functions as secretariat for implementation of NPOP। this is correct, right। ये जो अपेडा है, that is agriculture and processed food products export development authority, it act as a secretariat for MPOP। this was set up in 1985 to promote the export ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स के एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए इस बॉडी को 1985 में बनाया गया। एंड यही जो बॉडी है, इट फंक्शंस एज सेक्रेटेरिएट फॉर दिस प्रोग्राम NPOP। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो 2
सही हो गया तो 2 एंड 3 तो वैसे भी सही है, लेकिन 3 देख लेते हैं। सिक्किम हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, ये तो मतलब आपको पता ही है, सिक्किम इज इंडियाज़ फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट कवरिंग 75,000 हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड विथ ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस। आंसर 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है आपके लिए। सो ना ही ये एग्रीकल्चर मंत्रालय के अंदर आता है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, एंड ना ही ये आपको रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के अंदर में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एज पर NSSO 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 का क्वेश्चन है। हम पहले भी बताएं, इस तरीके का कोई असेसमेंट है, रिपोर्ट है, या तो PT 365 एक सोर्स रखना है, एंड दूसरा इकोनॉमी के लिए जब हम आपको बता रहे थे तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि विवेक सर का जो क्वेश्चन वाला आता है ना 350 या कुछ इस तरीके का, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं 10 12 15 क्वेश्चन, अगर वो कर लेते हो तो ट्रेंड्स वाला हिसाब किताब हो जाएगा कवर, एंड इस तरीके का भी वो रिपोर्ट को कवर करते हैं, सर्वे वगैरह को। ठीक है, सो इस सर्वे के हिसाब से NSSO 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही गलत है पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको आता है तभी आप टिक कर सकते हो, या थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकता है आदमी, देख लेंगे स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो पहले तो ये ऐसे समझ लीजिए कि ये जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है, दिस इज कंडक्टेड बाय NSSO, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है, राइट। And this is conducted to study the economic condition of the farmer. It is the only large-scale survey estimating household क्रॉप इनकम इन इंडिया। अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट, राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड। अब आपको ये पता होगा, आप तभी कर सकते हो। राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ agricultural household among its rural household. This statement is correct. Rajasthan had the highest percentage of agricultural household among its rural household, that is 78%, 78 point exactly देखेंगे तो 78.4%, जबकि केरला had least percentage 27.3%। किसका है ये? केरला का लिस्ट है। अब काम का नहीं है, लेकिन ठीक है, एक आइडिया रखिए। अगर मान लो कि कभी ऐसा स्टेटमेंट कोई पूछ दिया तो ऑब्वियसली अगर कोई लिस्ट है तो वो सबसे ऊपर तो होगा नहीं, है ना, आने वाले समय में भी, तो ध्यान रखना है। सेकंड स्टेटमेंट, आउट ऑफ, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री a little over 60% belong to OBC. A little over 60% belong to OBC out of total agricultural household. This statement is wrong. And अगर ये स्टेटमेंट पे आप करेज अपना दिखा पाते कि हाँ ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, बिकॉज ये अच्छा खासा बड़ा नंबर है 60%, तब शायद आप आंसर पे पहुंच जाते। लेकिन हमको नहीं पता, अगर आपके जगह पे हम एग्जाम दें, हमको नहीं पता हम क्या करते हैं उस वक्त। अभी मेरे लिए भी थोड़ा सा बोलना आसान है घर पे बैठ के, राइट, लेकिन फिर भी समझिएगा, आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इन अ कंट्री, टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में से 60% से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो ओबीसी है। सोचना होगा ना ये बात। ओबीसी फॉर्म्ड अबाउट 45% ऑफ total agricultural household, and this does not represent the highest category of farmer, right? तो 2 क्या होगा मेरा? गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, in Kerala a little over 60% of agricultural household reported to have received maximum income from sources other than agricultural activities. वही पहला वाला स्टेटमेंट से ही तो पता चल रहा है ना कि 60% ऑफ द एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। लिटिल ओवर 60% मतलब in Kerala 61% of agricultural household earned more from non-agricultural activities than from फार्मिंग। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? 1 and 3। अब एक बात आपको जो हम पहले भी बताएं उसके हिसाब से थोड़ा सा सोचिएगा, एंड यही सब ऑब्जर्वेशन हम एक वीडियो में आपको समझाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार एनालाइज करोगे, देखोगे, 50 बार देखोगे एग्जाम के पहले, एंड जब अप्रैल मिड में हम आपको एक वीडियो के थ्रू आपको समझाएंगे सारे ऑब्जर्वेशंस को, तब आप उस चीज को ना बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगा के आप देखना। एंड अगर नॉलेज फेल हो रहा है एग्जाम में, तब फिर ये टिप्स एंड ट्रिक्स एकदम यूज करना है, 100% यूज करना है, ठीक है। अब अभी हम लोग एक चीज पढ़े थे कि फैक्ट अगर कहीं है तो वो फैक्ट गलत होता है, नंबर वाला फैक्ट तो खास करके गलत होता है। अब आप खुद से सोचना कि 2 and 3 अगर समझने का प्रयास करना हम क्या कहना चाह रहे हैं। 2 and 3 अगर दोनों को हम गलत कर देते तो
एक भी ऑप्शन ऐसा तो है नहीं जिसमें वन ओनली लिखा हुआ है, राइट। लेकिन हम ये बात कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग ये बात कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्ट अगर नंबर के फॉर्म में है तो वो गलत होता है। ठीक है बात यहाँ तक। तो आप 2 और 3 में आप किसको गलत करोगे, आप बताओ। ऑड कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली ये लग रहा है ना कि ये इंडिया लेवल पे बात हो रहा है कि टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में 60% से ज्यादा ओबीसी भी है। ये बताओ, ये ऑड नहीं है? तो अगर आपको एक बात पता है, जैसे फैक्ट, एंड वो भी जब नंबर में हो तो गलत होता है। ठीक, अगर आपको एक बात पता चल गया, इसका मतलब 2 और 3 गलत हो सकता है। 2 और 3 गलत होगा, इसका मतलब 1 ओनली सही है। 1 ओनली एक भी ऑप्शन में है नहीं, होता तो भी पता नहीं हम लोग जाते नहीं जाते, बात का बात है, अभी तो नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 में एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है जो गलत हो, क्योंकि फैक्ट नंबर वाला गलत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब 2, 3 में आपको कौन सा गलत लग रहा है, क्योंकि ये मान लो केरला वाला आपको नहीं भी पता है, इंडिया लेवल पे सोच सकते हैं ना कि लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी, टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। ठीक है, अगर ये रिस्क उठा सकते हैं तो फिर क्या होता, तब पक्का आप 2 गलत करते तो आप 1 और 3 पे आप जाते। एंड बात समझिए, यूपीएससी ये चीज चाह रहा है कि आप रिस्क लो। इज इट, मतलब ये पॉसिबल है? आप खुद से सोचना, क्या ये पॉसिबल है? आपको एक एक फैक्ट ध्यान हो, यूपीएससी चाह रहा है कि आप रिस्क लो, एंड आपको लेना पड़ेगा। एंड इसीलिए यही सब मतलब जगह पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उड़ान सीरीज से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी 365 से। अब जो फैक्ट है वो फैक्ट हम यहाँ आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो भी हम लोग देख चुके हैं। नाउ 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ कुछ लिखे हुए अरिका नट्स, बार्ली, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सीसमम, टर्मरिक। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अबव। हम आप पहले भी आपको बता चुके थे, नाइजर सीड्स के बारे में पूछा था कि क्या एमएसपी मिलता है या नहीं मिलता है ना। उस वक्त भी हम आपको बोले कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि कौन कौन से सीड्स को एमएसपी, कौन कौन से क्रॉप को एमएसपी मिलता है। तब से वो सारा का सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक जो है या स्टैंडर्ड बुक, तब से सारे 23 क्रॉप्स के बारे में आपको बताने लगा है। तब अगर आपको पता है आप तभी कर सकते हो, नहीं पता है तो अभी हम जबरदस्ती का अगर लॉजिक देंगे भी तो भी आप गलत ही करोगे, एंड वो लॉजिक बेकार होगा। चलो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। पहले एमएसपी क्या होता है? दिस इज अ प्राइस, मिनिमम प्राइस ना, जो सरकार दे रहा है। ठीक, सो दिस इज अ प्राइस गारंटी सेट बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम फॉल इन क्रॉप प्राइस। हम लोग देख चुके थे ये, राइट। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट में भी अगर स्पेसिफिकली देखे तो कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, ये बॉडी डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। पढ़े हम लोग सीएसीपी के बारे में पहले भी। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कब अनाउंस होता है ये? तो बिफोर सोइंग सीजन। ठीक है यहाँ तक। एंड दिस इज टू हेल्प द फार्मर प्लान प्रोडक्शन, इसीलिए सोइंग सीजन के पहले अनाउंस कर दिया जाता है। अब एमएसपी इज डिक्लेयर्ड फॉर 22 क्रॉप्स, 14 खरीफ, 6 राबी, 2 कमर्शियल, एंड एक आपको 23, मतलब कभी कभी इसलिए भी क्योंकि एक शुगर केन के लिए आपको एफआरपी, दैट इज फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, शुगर केन के लिए अलग से सेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से एमएसपी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? तो जैसे सीरियल्स, कुछ सीरियल्स हैं, कुछ पल्सेस है, कुछ ऑयल सीड्स है, एंड कुछ अदर क्रॉप्स है। ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या होगा? 2, 4, 5, 6। 2, 4, 5, 6। इसको भी अगर थोड़ा सा सोचते, ऑप्शन पढ़ते तो समझ जाते, इसको भी आराम से सॉल्व किया जा सकता था। ये भी क्वेश्चन अगर शांति से आप देखते तो आपको समझ में आता कि इसके लिए भी मतलब सब कुछ रटना जरूरी नहीं था, भले ही अब रट रहे हैं। देखो कॉफी के लिए एमएसपी मिलता है क्या? थर्ड ना, मिलता है कॉफी के लिए। तो बाकी नहीं भी पता है ना, ये एरिका नट, टर्मरिक नहीं मिलता होगा, टर्मरिक के लिए भी बहुत चांस है, लेकिन कॉफ़ी के लिए तो नहीं मिलता। ये 100% आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई की हो तो आप समझ सकते हो कि कॉफ़ी के लिए तो नहीं मिल सकता है। अगर कॉफ़ी के लिए नहीं मिल रहा है तो ए गलत, सी गलत, डी गलत, आंसर पे पहुंच गए, बी पे। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ खरीफ क्रॉप्स क्या क्या है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, राबी क्रॉप्स लिखा हुआ है, अदर कमर्शियल क्रॉप जैसे जूट, कॉपरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज आर एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग
नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम। एक्चुअली दिस इज टॉकिंग अबाउट नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई नैम के बारे में ये पूछ रहा है। दिस इज एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स डिफरेंट APMC मंडीज अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अ यूनिफाइड national market for farmers, right? So this e-NAM, that is electronic national agriculture market, this is an online trading platform that connects different APMC mandis, that is APMC का full form क्या है? Agricultural Produce Market Committees. So an online trading platform that connect different APMC mandis across India to create a unified नेशनल मार्केट फॉर द फार्मर्स। गोल क्या है? गोल है स्टैंडर्डाइज ट्रेडिंग हो अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, प्राइस कंफ्यूजन को रिमूव किया जाए, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन बायर एंड सेलर को रिमूव किया जाए, एंड द थर्ड वन इज फेयर प्राइसिंग को इंश्योर किया जाए बेस्ड ऑन एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। दिस इज करेक्ट ना? It aims to streamline agricultural marketing and help farmer sell their produce at the best price. Second statement देखिए, it provide farmers access to nationwide market with price commensurate with the quality of their produce. ये भी statement सही है। The mission of e-NAM is to integrate APMC across India using an online system, ensuring transparent auction based on product quality, fair price discovery for farmer, टाइमली ऑनलाइन पेमेंट्स टू द सेलर्स। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है ये ई-NAM को? सो स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, दिस इज अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। सो दिस SFAC इम्प्लीमेंट्स ई-NAM। ठीक है, 1 and 2 दोनों सही। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, व्हाई डज गवर्नमेंट प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर? देखो, ये उस साल ना नीम कोटेड यूरिया इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था ये नीम कोटेड यूरिया, वहां से ये उठा के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाई डज गवर्नमेंट प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया? आप समझो, नीम कोटेड यूरिया क्या पता चल रहा है आपको इससे? इट इज अ यूरिया ग्रेन्यूल्स, है ना, ऐसा कुछ, कोटेड विथ नीम ऑयल। एंड ये नीम ऑयल से कोट क्यों किया जा रहा है? टू स्लो डाउन नाइट्रोजन रिलीज। यूरिया है तो नाइट्रोजन रिलीज करेगा सॉइल में, राइट? अब ये नाइट्रोजन रिलीज जो है ये स्लो डाउन हो सके, उसके लिए क्या किया जा रहा है? ये यूरिया के ऊपर नीम ऑयल को कोट किया जा रहा है। इससे इसका इंपॉर्टेंट क्या है? इट improves the nutrient absorption, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इट प्रिवेंट्स ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि ये यूरिया जो है, ये यूरिया सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही फिर यूज हो पाएगा अगर वो नीम कोटेड है तो। ये यूरिया बिकॉज इट इज नीम कोटेड, बिकॉज इट इज कोटेड विथ नीम ऑयल, इट इज हार्डर टू डाइवर्ट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, है ना। इट रिड्यूसेस नाइट्रोजन लॉस एंड सो न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को जाएंगे। एंड जब ये सारा मतलब एफिशिएंसी अगर बढ़ रहा है, आप ये समझो, तो क्या ये कहा जा सकता है कि लेस यूरिया यूज होगा? तो क्या ये कहा जा सकता है कि कॉस्ट सेविंग होगा फार्मर का? सो क्या है बेनिफिट इसका? क्यों गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है? बिकॉज नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। ये यूरिया जो डिसॉल्व हो जा रहा था सॉइल में, क्या हो रहा है? नीम कोटेड होने के कारण वो उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो स्लो डाउन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या, उस साल पूछ दिया एंड उसके बाद से मतलब आज तक हर मैगजीन कवर कर रहा है, कहीं करंट अफेयर्स में पूछ लिया है वो अब कवर कर रहा है, तब जबकि ये 100% क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे से। अब अगर इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है तो आप खुद से ये बात खुद से पूछना, ये चीज कि आप जब इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ोगे तो क्या ये पॉइंट आपके दिमाग में रह जाएगा? इस तरीके का पॉइंट तो जबरदस्ती का नहीं भागना है, समझिएगा। ये 100% मतलब ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से ही था, कहीं और से नहीं था। लेकिन क्या जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो तो इस तरीके का फैक्ट आपके दिमाग में रह जाएगा एंड आप इकोनॉमिक सर्वे से अब इस तरीके का फैक्ट्स खोजोगे? वो सारा काम जो है वो किसी और को आप दे दो ना, जैसे हमारे लिए कर रहे हैं ना, समरी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, हम लोग उसको पढ़ के जाएंगे एंड जो समय बचेगा, समरी पढ़ के जो समय बचेगा, वो समय हम लोग और भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी का और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो पढ़ेंगे, एंशिएंट मेडिएवल पूछ रहा है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन? 2016 का क्वेश्चन है। क्या है ड्रिप इरिगेशन? दिस इज अ माइक्रो इरिगेशन।
दिस इज अ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम दैट डिलीवर्स, इरिगेशन है ना तो क्या करेगा, इट डिलीवर्स वाटर स्लोली एंड डायरेक्टली टू प्लांट रूट्स। डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, प्लांट रूट पे। इससे होगा क्या आप बताओ, पानी इधर उधर जाएगा नहीं, तो वाटर वेस्टेज जो है वो क्या होगा, कम होगा। सो वाटर इज सप्लाइड अबव द सॉइल और बरीड अंडर ग्राउंड थ्रू पाइप वल्व्स एंड इमिटर्स। कि ये मान लो सॉइल है तो उसके अंदर ये पाइप है, यहाँ वल्व वगैरह है, एंड फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे पानी आ रहा है। या फिर ऊपर से भी जा सकता है ड्रिप इरिगेशन में, उसका कोई मतलब ये नहीं है कि अंडरग्राउंड ही होगा या अबव द सॉइल ही होगा, कुछ भी हो सकता है। बात ये है कि इट डिलीवर वाटर स्लोली एंड डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स। क्या होगा इसका बेनिफिट आप बताओ, वाटर सेव करेगा, लेस वाटर इज वेस्टेड थ्रू इवापोरेशन, राइट। दूसरा बताओ, प्लांट ग्रोथ इंप्रूव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्टेडी मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा प्लांट को। तीसरा बताइए, कंट्रोल वीड्स। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो सिर्फ पौधे को मिल रहा है, राइट। यहाँ जो वीड्स वगैरह हैं उसको नहीं मिल रहा है। बाकी इरिगेशन में क्या हो रहा है, इसको मिल रहा है पानी तो ये भी ग्रो कर रहा है। अभी पानी सिर्फ रूट पे मिल रहा है, पेड़ के रूट पे जहां हमको देना है, तो उसके कारण वीड्स को पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, उससे वीड का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वीड कंट्रोल हो रहा है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि वाटर आप जेंटली प्रोवाइड कर रहे हो, जेंटली डिलीवर कर रहे हो, तो सॉइल इरोजन कम हो रहा है। फिफ्थ देखो, एंड दिस इज मोर एफिशिएंट देन स्प्रिंकलर या सरफेस इरिगेशन एज इट यूजेस लेसर वाटर फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो क्या रिडक्शन इन वीड होगा, एकदम होगा। रिडक्शन इन सॉइल इरोजन होगा, एकदम होगा। अब रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी होगा या नहीं होगा नहीं पता, मतलब अभी हम बता देंगे होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी मान के चलो एग्जामिनेशन में आप बैठे हुए 1 और 3 तो आप पक्का कर सकते हो, एंड कोई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ भी नहीं है जिसमें 1 2 3 लिखा हो, तो 1 और 3 सिर्फ इसी में है। ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा कि none of the above is an advantage of practicing drip irrigation, ये तो पक्का नहीं होगा। 1 2 और 3 होता तो ये क्वेश्चन टफ हो जाता कि पता नहीं सैलिनिटी को कम करेगा या नहीं करेगा। हालांकि इस ऑप्शन से इतना तो, इस क्वेश्चन से हमको मतलब ये चीज तो पता चल गया कि 1 और 3 पक्का सही है। 1 2 3 होता तो शायद टफ होता, तो चलो ठीक है, हमारे पास आंसर तो आ गया 1 और 3। अब बात को समझिए, जब इस क्वेश्चन से हमको पता चल गया कि ड्रिप इरिगेशन का ये एडवांटेज ही नहीं है कि रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, तो क्या ये आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं, एकदम रखना है। सो ड्रिप इरिगेशन डज नॉट रिड्यूस द सॉल्ट, डज नॉट रिड्यूस द सॉइल सैलिनिटी एज सॉल्ट कैन स्टिल एक्यूमुलेट इन द सॉइल। एंड आगे के एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि ड्रिप इरिगेशन में ये मेथड जो था ये गलत था, ये जो था रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी ये गलत हुआ था। एंड कैसे हम लोग आज कंफर्म हुए, क्योंकि कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है 1 2 3, एंड इस यूपीएससी के हिसाब से सिर्फ 1 और 3 ही सही है। ठीक है, बात समझ में आ गया, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। सो अनलाइक फ्लड इरिगेशन इट डज नॉट वॉश अवे एक्सेस सॉल्ट, है ना, तो सॉल्ट रह ही जाता है, सॉल्ट एक्यूमुलेशन होता ही रहता है। फ्लड इरिगेशन अचानक से ये सॉइल है, आप यहाँ पूरा पानी आप मतलब वो कर दिए, तो यहाँ से सॉइल, यहाँ से सॉल्ट वो कम हो सकता है, सैलिनिटी कम हो सकता है, ड्रिप इरिगेशन में नहीं होता है। आंसर 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 2015 का क्वेश्चन है। द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1996-97 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर। दिस इज रॉन्ग। जो ये एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, दिस वाज लॉन्च्ड इन 1996-97, ये तो सही दिया हुआ है, बट इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू, मतलब लोन वगैरह देता है, किसको देता है, मेजर या मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को, ना कि पुअर फार्मर्स को। मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके लिए प्रोवाइड करता है। इट एम्स टू स्पीड अप द कंप्लीशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट स्टेट्स could not complete due to lack of resources। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फार्मर को प्रोवाइड करता है लोन, तो फार्मर को प्रोवाइड नहीं करता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1974-75 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। तो अगर इस पे डाउट नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट सही है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 1974, तो ठीक ही लिखा हुआ है 74-75 में। एंड द पर्पस वाज टू इंप्रूव द इरिगेशन एफिशिएंसी and increase the agricultural production. It focuses on better water management for optimal crop yield। तो water use efficiency के लिए इसको डेवलप किया गया, water use efficiency अच्छा हो। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या होगा 2 ओनली, राइट, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट। फिर से वही जैसे पढ़ा, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, है ना। पर्पस पता होता तो कर लेते हैं, इसको हमने मतलब कर लिया था वैसे ही। तो ठीक उसी प्रकार से सीड विलेज कॉन्सेप्ट आसान भाषा में अगर समझ जा रहे हैं, काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या होता है ये सीड विलेज कॉन्सेप्ट? इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ फार्मर्स हु फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है? इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स हु फॉर्म अ सेल्फ हेल्प ग्रुप टू प्रोड्यूस, ध्यान से सुनिएगा, टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या क्या लिखा हुआ है नाम में। So this is a group of farmer who form a self-help group to produce, to distribute quality seeds among themselves and other farmers. This is seed village concept. Key feature क्या है? Availability at the right time. पहला कि farmer get the seeds at their doorstep when needed. दूसरा क्या होगा? Affordable cost, cheaper than market price due to lower expenses. तीसरा quality assurance. Farmer trust the quality as they know the source. है ना। चौथा क्या होगा? म्यूचुअल बेनिफिट, बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर बेनिफिट, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। एंड द फिफ्थ वन इज फास्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू वेराइटीज, सो इट हेल्प्स इन क्विक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू रीजन स्पेसिफिक क्रॉप्स। अब जितना कुछ आप सुने समझे जितना भी, उसके बेसिस पे बी को पढ़िए। इन्वॉल्विंग फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाई मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। ये पढ़ो। ईयर मार्किंग सम विलेज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, नहीं। आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योर्स, नहीं। encouraging farmer to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from other, ये कैसे हो सकता है? आंसर क्या होगा? बी। सिंप्लीफाइड भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको हम बताएं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लॉ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आप बता दो कि आपको ये कौन से स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा? ये तो एग्जाम में ही समझना पड़ेगा ना कि आप वुडन प्लॉ के जगह क्या बोलते हैं? इसको हल बोलते हैं क्या हिंदी में? कंफ्यूज हो रहे हैं हम थोड़ा सा, इसलिए आप क्या यूज कर रहे हो? आप स्टील का हल यूज कर रहे होगे, समझ लो, या शायद कुदाल बोलते हैं, पता नहीं। तो वुडन प्लॉ के जगह पे आप स्टील का प्लॉ यूज कर रहे हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, इसको आप क्या बोलोगे? आप बताओ। लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, कैपिटल ऑगमेंटिंग technological process, capital reducing technological process. This is capital augmenting technological process. क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको कहा जा रहा है। Capital augmenting technological process, it means making better use of existing machines, capital goods to improve the production efficiency. So making better use of existing machines, capital goods जैसे कि tools, equipments, technology. Example यही हो गया ना। Replacing wooden plow with steel plow. This improve the productivity, increases more steel production. This is capital augmenting process because it improves the efficiency of machines. कि मशीन जो था वो मशीन का एफिशिएंसी बढ़ गया ना, एंड मशीन को ही कैपिटल कहा जा रहा है। तो जो पहले कैपिटल आपका ये वुडन प्लॉ था वो अब स्टील प्लॉ हो गया। तो फिर ये क्या है? लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। इट रेफर्स टू इंप्रूविंग द लेबर एफिशिएंसी। कैसे? थ्रू टेक्नोलॉजी लाइक ऑटोमेशन, लाइक बेटर ट्रेनिंग। तो इससे होगा क्या? आप लेबर एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। तो यहाँ लेबर एफिशिएंसी हुआ या कैपिटल ऑगमेंटेशन हुआ? कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। ये कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हुआ बिकॉज इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ठीक है। एंड इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कैपिटल ऑगमेंटिंग मेक्स कैपिटल मोर एफिशिएंट, लेबर ऑगमेंटिंग इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। कैसे बढ़ सकता है? बेटर ट्रेनिंग, ऑटोमेटिक असिस्टेंस। सब्स्टिट्यूटिंग स्टील फॉर वुडन प्लॉ, this transition enhances efficiency, boosts productivity. It also encourages more steel production, leading to improved capital formation. ठीक है। Now question number 21. This is from 2015. In India, markets in agricultural products are regulated under. Markets in agricultural products are regulated under. So agriculture क्या है? This is a state subject. समझिएगा। Under the Constitution of India, meaning state government have the power to regulate it. Now agricultural marketing is controlled by APMCs which are set up by state government under their respective APMC acts. हर राज्य का अपना अपना APMC एक्ट है, उसके तहत वो लोग स्टेब्लिश करते हैं APMCs को, that is एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी को। क्या होता है इसका काम? क्या होता है APMC का? बताओ। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेलिंग फार्म प्रोड्यूस,
regulate the sale of agricultural product, collect the market fees from transaction, control competitions in agricultural market. तो in India the markets in agricultural products are regulated under Agricultural Produce Market Committee Act enacted by states. ठीक है, now क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पढ़ चुके हैं ये सब हम लोग। द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय, किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? रिकमेंड कौन कर रहा है? ये अप्रूव कौन करेगा? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। शुगर केन प्राइसिंग सिस्टम अगर जल्दी से हम समझा ही देते हैं, ठीक है। दिस इज शुगर केन प्राइसिंग सिस्टम, दिस इज गवर्न्ड बाय शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। चीनी बनाना है ना, तो इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। नाउ 2009-10 के पहले क्या हो रहा था? एक स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, समझिएगा जल्दी जल्दी, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस वाज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द फार्मर्स वर एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ शुगर मील प्रॉफिट्स, बट दिस सिस्टम वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। 2009-10 के बाद क्या हुआ? ये सिस्टम तो 2009-10 के पहले चल रहा था। 9-10 के बाद क्या हुआ? द SMP, द statutory minimum price, this system was replaced by fair and remunerative price. It ensure better and fair returns to farmer. कौन अप्रूव करता है ये MSP को या FRP को? कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना। MSP आपको 22 क्रॉप्स के लिए है, FRP शुगर केन के लिए है। एंड दीज प्राइजेस आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कौन सा कमिटी? CACP, Commission for Agricultural Cost and Prices, a statutory body advising the government, and इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट, that is CCEA, that is Cabinet Committee on Economic Affairs, वो प्राइस सेट करता है। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, जो समझा है वही लिखा हुआ है, बहुत कुछ PhD नहीं लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? इंडिया हैज एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन रीसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द रीजन? इन्फ्लेशन पता है हमको, राइट? फूड इन्फ्लेशन का बात हो रहा है। एंड 2011 के हिसाब से ये क्वेश्चन है कि इंडिया हैज एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन, what could be the reason? So food inflation क्या होता है? It refers to continuous rise in food prices over a period of time. And ये क्यों होगा आप बताओ? फूड इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया? प्राइस बढ़ रहा है ना, फूड प्राइस बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्यों हो सकता है? कभी किसी चीज का प्राइस कब बढ़ेगा? जब लेस प्रोडक्शन होगा, डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, सप्लाई शॉर्टेज होगा, स्ट्रक्चरल इश्यूज होंगे इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर cultivation of commercial crop, the area under cultivation of food grain has steadily decreased in last 5 years by about 30%. नंबर आ गया, फैक्ट है, गलत होगा, नहीं होगा, नहीं पता है, रिस्क लेंगे। अगर रिस्क लेंगे तो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं हम लोग? मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत ही होगा। अगर उस लॉजिक से जाइए तो आंसर पे पहुंच गए। डू वी नीड टू रीड अदर स्टेटमेंट्स? नो, लेकिन फिर आप ही लोग टारगेट करिएगा हमको, अगर एक कोई क्वेश्चन में नहीं पकड़ाया ये तो थोड़ा समझदार मतलब बनना पड़ेगा। हम तब कह रहे हैं जब आप एकदम श्योर नहीं हो, एंड ये सोचना होगा आपको कि रिस्क लेना है या रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए बिना 2-3 पढ़े हुए, लेकिन ठीक है। अब एक बार समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, जो एरिया है फूड ग्रेन का वो डिक्रीज हुआ है। फूड ग्रेन पहले इतने में होता था, अब इतने में हो रहा है। ये स्टेटमेंट यही कह रहा है। एंड दिस हैज डिक्रीज्ड इन लास्ट 5 ईयर बाय अबाउट 30%। पहला तो ये कि इंडिया का फूड प्रोडक्शन जो है ना वो जनरली इंक्रीज होता है। एंड इतना अगर मतलब सेंस लगा पा रहे तो भी गलत हो जाएगा। ये फैक्ट वाला अगर लॉजिक लगाते हैं तो भी गलत है। सो इंडियाज फूड प्रोडक्शन हैज जनरली इंक्रीज्ड ओवर ईयर्स डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो मेन रीजन फूड इन्फ्लेशन का ये नहीं है। मेन रीजन क्या है? स्ट्रक्चरल इश्यूज। एक सेकेंड, स्ट्रक्चरल इश्यूज मेन रीजन है इंक्रीजिंग डिमांड। अब 2 और 3 तो हमको पक्का पता है कि अब सही होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। देखो, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पीपल हैव अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट चेंज। सही बात है। आफ्टर लिबरलाइजेशन दैट इज 1991 रिफॉर्म, इंडियन इकोनॉमी ग्रू, इंडियाज इकोनॉमी ग्रू लीडिंग टू हायर इनकम। As income increased, people started consuming more food, but food production did not rise at the same pace. जो पेस पे इनकम बढ़ा, and this demand and supply mismatch led to frequent food inflation. This statement is correct. Third statement देखिए, the food supply chain has a structural constraint. यही बात तो यहाँ कह रहे हैं। India's food supply chain has many issues: lack of storage and warehouse, and this leads to wastage. Poor sorting and grading of foods reduces efficiency.
कोल्ड चेन प्रॉब्लम है, पेरिसेबल आइटम जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क वो खराब हो जा रहा है, एंड सो दीज सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट कंट्रीब्यूटेड टू फूड इन्फ्लेशन, कमी हो जा रहा है ना मार्केट में, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा, आंसर होगा 2 और 3। क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले से नॉलेज चाहिए था या थोड़ा सा हिम्मत चाहिए था, या अगर नहीं भी मान लो ये ट्रिक या जो भी है ये ऑब्जर्वेशन आप नहीं भी यूज करते तो भी क्या ये स्टेटमेंट को आपको गलत नहीं करना चाहिए कॉमन सेंस के अंडरस्टैंडिंग पे, बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज फ्रॉम 2011 का क्वेश्चन है। क्या क्या कह रहा है, विथ व्हाट पर्पस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क। आज भी बहुत बार सुनते हैं हम लोग, करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, PT 365 में पढ़ रहे हैं। क्या है ये मेगा फूड पार्क स्कीम, क्या है ये? इट इज बेस्ड ऑन क्लस्टर अप्रोच, मीन्स डेवलपिंग फूड processing industries in specific agricultural zones, right? So it is based on cluster approach. Cluster approach कहने का क्या मतलब है? It means developing food processing industries in a specific agricultural zone. The goal is to create modern food processing unit with proper supply chain to improve the efficiency. क्या मतलब इसके की फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होंगे? लिंकिंग फार्मर्स टू मार्केट्स, है ना, डायरेक्ट कनेक्शन होगा बिटवीन फार्मर्स, प्रोसेसर्स, रिटेलर्स। दूसरा क्या होगा फीचर इसका? रिड्यूसिंग वेस्टेज, दैट इज प्रॉपर प्रोसेसिंग, प्रॉपर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन टू मिनिमाइज फूड लॉसेस। तीसरा, इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम, वैल्यू एडिशन टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इंश्योर बेटर प्राइस फॉर फार्मर। टोमेटो से सॉस बनाया जा रहा है, केचप बनाया जा रहा है, राइट। और क्या की फीचर है इसका? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश होगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा कि नहीं आएगा? सो स्पेशली इन rural areas as food processing creates many jobs. So the scheme promotes food processing, reduce waste and boost रूरल एम्प्लॉयमेंट। पढ़िए अब पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विथ व्हाट पर्पस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क। पहला, टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सही है। टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिसेबल आइटम्स एंड रिड्यूस वेस्ट, ये भी सही है। टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू एंटरप्रेन्योर्स, ये स्टेटमेंट गलत है ना। जैसे पता चल रहा है कि ये गलत है, आप इसको एंड इसको सही करोगे, कट करोगे, आपके पास बचेगा A एंड B। टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये एंटरप्रेन्योर को देना है। क्या ये पर्पस है? एंड ये मतलब अजीब सा स्टेटमेंट भी नहीं है, अगर मान लो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है फिर भी इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देना, इतना डेवलपमेंट हो गया है क्या? तो थर्ड गलत होगा। एंड अगर फूड पार्क वगैरह है तो ऑब्वियसली पेरिसेबल आइटम को प्रोसेस करना आसान रहेगा, खराब नहीं होगा, वेस्टेज कम होंगे, इसके साथ तो जा सकते हैं। 1 और 2 होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एंड दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बाकी सब हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। चलो सो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर PDF चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पिलर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है, उसका PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी कोई फर्दर अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर लेक्चर एंड ऑल, you can join this telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. and please अगर लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर से मदद मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। So that's it for this video. Thank you very much. जय हिंद।